माननीय अध्यक्ष जी आए और अपने विचार रखें और माननीय अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों से चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। देश का नेता कैसा हो, चंद्रशेखर भाई कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, चंद्रशेखर भाई कैसा हो, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ाई है, संघर्ष करो। देश के नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। आइए सर अपनी बात माननीय अध्यक्ष जी संबोधन करने आ रहे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलिए बैठ जाइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये इधर जो पुलिस के साथ जो नौजवान खड़ा है ना, वो इधर आ जाओ सामने। और अगली 1 मिनट में मुझे सब लोग सामने मिलने चाहिए। और जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए। और आशा उम्मीद करूंगा कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बातों को मानेंगे। और जो मेरी बात को नहीं मानेगा मुझे विश्वास हो जाएगा कि मुझसे प्यार नहीं करता है। जय हिंद। मैं अपनी बात शुरू करूं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग, क्योंकि आज के दिन 40 से ज्यादा देश के वीर सपूत, हमारे देश के जवान शहीद हुए थे पुलवामा में। तो उनके लिए सबसे पहले हम 2 मिनट का मौन करें, क्योंकि वो सीमा पे रहते हैं तो हम लोग यहां सुरक्षित रहते हैं। तो जब मैं कहूंगा कि मौन शुरू, तब आप लोग मौन करेंगे। उनके लिए, उनके परिवारों के लिए मंगल कामना करेंगे अपने मन से और शहीदों को नमन करेंगे। मौन। मौन सुना। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध।
संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, पेरियार लल्ले यादव, पेरियार रामानायकर स्वामी, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, मां सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख, राम मनोहर लोहिया जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत गाड़गे जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी, और हम करोड़ों दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, इस देश की तमाम महिलाओं को सम्मान का जीवन देने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, उनको नमन करते हुए माननीय दीना महाराज वाल्मीकि साहब और मेरे गुरु, मेरे आदर माननीय साहब श्री काशी, लाखों की संख्या में शोषित समाज को सरकारी नौकरी देने वाले बाबू जगजीवन राम, इस मंच पर उपस्थित हमारे तमाम सम्मानित नेता, जालौन की महान जनता, मेरी माताएं बहनें, भीम आर्मी के नौजवान सिपाही और हमारे सम्मानित बुजुर्ग, आप सबको मेरा जय भीम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जिस भी भाषा में या जिस भी तरह से आप मेरा प्रणाम, मेरा जय भीम स्वीकार कर पाए, मुझे बेहद खुशी है यहाँ पर, क्योंकि देश का जो बड़ा हिस्सा है वो गांव में रहता है। और अभी जब मैं आया तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं वो पुलिस के जिम्मेदार लोगों को करना पड़ रहा है। आर्मी समझते हैं, आर्मी को खुद सेवा चाहिए। एक वो आर्मी है जो देश की सेवा करती है, बॉर्डर की सेवा करती है, बॉर्डर की सुरक्षा करती है, ठंड में, धूप में, माइनस टेम्परेचर में अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को अदा करती है। और एक ये आर्मी जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह और आप तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो बनी है, जिसको एक उद्देश्य मैंने दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना। तो जिनको खुद इस समाज की सुरक्षा करनी है, समाज की जिम्मेदारी उठानी, समाज के लिए लड़ना है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का देश बनाना है, समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। अगर उनको भी पुलिस के ऑर्डर से काम करने की आदत पड़ जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा मिशन जो है वो सफल हो पाएगा। और जहां तक आपने मुझे चुनाव के बाद मैंने पहली बार अपने किसी मंच से नाच को कहिए कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, मगर मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कल में ये जो नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, ये जो इस देश का भविष्य है, ये एक अनुशासित सिपाही बनकर और आजाद समाज पार्टी को प्रदेश में नहीं, देश में बड़ी ताकत बनाने का काम करें। इस प्रोग्राम के आयोजक यहाँ की कमेटी, यहाँ के जिले की टीम, हमारे महिला मोर्चा की नेता, हमारे सम्मानित नेता अमित भोती जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आने का। और ये जो जनता सामने बैठी है, जो
पब्लिक होती है लोकतंत्र में, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि हम जो छांव में हैं और वो धूप में बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बस 15 से 20 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सुनेंगे और जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ मदद करोगे तो। चलिए, धन्यवाद। अच्छी बात यह है कि आज की सभा में जहां छोटे छोटे बच्चे हैं वहां हमारे नौजवान रहने भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, हमारी दादी भी है, हमारी चाची भी है। जहां नौजवान साथी हैं वहां हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और पीछे तो तमाम जो लोग वहां बैठे हैं वो हमारे सम्मानित जो है अभिभावक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए और उद्देश्य यह है कि आप सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि मैं यहाँ से जो बात कहूंगा उसको आप सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। लोकतंत्र, जब ये देश अंग्रेजों के हाथ में था तब भी यहां डेमोक्रेसी थी, यानी कि यहां लोकतंत्र था, इलेक्शन होते थे, लेकिन सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। फिर जब ये देश आजाद हुआ तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे वो चुनाव से नहीं बने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेज सरकार ने आज ऐलान किया कि पहले आपको अगर हम आपके हाथ में दे देते हैं चलाओगे कैसे, तो आपको एक संविधान जो है देश का बनाना पड़ेगा। और जब अंग्रेज पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो संविधान को लिख दे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ जिम्मेदार लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारे देश में तो एक ऐसा आदमी रहता है, इतना विद्वान व्यक्ति रहता है कि वो चाहे तो हमारा संविधान दोबारा लिख दे। तुम यहां घूम रहे हो, तुमको जाके बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान लिखवाना चाहिए। लेकिन इस देश में फैली जाति व्यवस्था की वजह से एक अछूत से संविधान लिखने को कोई राजी नहीं था और जो समय के नेता थे उन्होंने ये कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर हम दरवाजे नहीं संसद की खिड़कियां भी बंद कर देंगे, हम आपको संसद में नहीं घुसने देंगे। लेकिन कुछ इस देश के समझदार लोगों ने अपनी सीट छोड़ के बाबा साहब अम्बेडकर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, लोकसभा का मेंबर बनाया, सांसद बनाया। और जब बाबा साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो उनके द्वारा लिखित संविधान से इस शोषित वंचित समाज में और भारत को संविधान मिला और इस शोषित वंचित समाज को जानवर के जीवन से इंसान का जीवन जीने के लिए अधिकार मिले। अब ये लोकतंत्र में ये पूरी व्यवस्था क्यों बनाई? ये नौजवान मेरे बात पे गौर करें। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि जब ये देश आजाद हुआ तो पावर तो ट्रांसफर हुई, लेकिन ना तो देश की धरती बची, ना ही देश का धन बचा, ना ही देश में गरीबी मिटाने के लिए कोई प्रोग्राम आया, ना ही गरीबों को हिस्सेदारी मिली। जो उस समय भी गरीब था वो आजादी के बाद भी गरीब रह गया, जो उससे पहले भी था वो आजादी के बाद भी नहीं हो गया। और इस व्यवस्था में इस देश का एक बड़ा समाज जिनको हम वंचित वर्ग के लोग कहते हैं वो अधिकारों से वंचित रहे। ये लोकतंत्र व्यवस्था इसलिए बनी कि वो जो सुविधाएं सरकार द्वारा लागू की जाएगी वो देश के अंतिम व्यक्ति को, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मिल जाए। और गौर करना,
जो लोकतंत्र में संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक व्यक्ति की को मिलनी चाहिए, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। ये 7 चीजें सरकार आपको देगी ही देगी। ये लोकतंत्र में संविधान में गारंटी। लेकिन इतने चैनल बनाए गए हैं, इतनी तरह की खिड़कियां बनाई गई हैं कि 71 साल की आजादी में आज के हमारे लोग जो हैं, जब मैं गांव में जाता हूं तो वो रोटी की वजह से परेशान, उनके सर पे छत नहीं, उनको उनके लिए रोजगार नहीं, उनके लिए अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए गांव में तमाम कोई ऐसी और सुविधाएं नहीं है। और सरकार, जितनी भी सरकारें आपने देखी, वो चुनाव से पहले तमाम खोखलेदार आपके सामने करेंगी। सड़क बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 7 चीज की गारंटी आपको सरकार देती है। ये तो सरकार बनने पर आपको मिलनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो मिलना चाहिए आपको आगे बढ़ने का अवसर। आपको भी ये जो देश की मुख्य धारा है उसमें आने का मौका मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि संविधान से सामाजिक गैर बराबरी जो दूर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 14 लिखा, आर्टिकल 15 लिखा, आर्टिकल 19 लिखा। इस देश में रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकार लिखे, लेकिन उन्होंने मूल कर्तव्य भी लिखे। आर्टिकल 51 उन्होंने लिखा कि देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान की सुरक्षा करनी है। और आज मैं यहां इसलिए हूं कि वर्तमान की जो सरकारें हैं वो संविधान को कुचल देना चाहती है, और जिस दिन संविधान कुचला गया तो आपके हिस्से में अगर कुछ आएगा तो वो आएगी गुलामी, जो आजाद भारत से पहले थी। ये जो तमाम पुलिस के लोग यहां खड़े हैं, जब संविधान नहीं रहेगा तो इनके पास भी रोजगार नहीं रहेगा। पुलिस की जिम्मेदारी है जनपद की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और अगर कोई किसी को नाजायज रूप से परेशान कर रहा है तो उसके लिए न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन आज सरकारों के सारे काम देखिए कि हाथरस में क्या होता है कि पूरा प्रशासन और सरकार मिलकर पीड़ित परिवार को डराने और दबाने में लग जाती है। तो जिससे मैंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग आज संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, और वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में। और मैं चाहता हूं कि ये राजनीतिक सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आए, क्योंकि जितनी राजनीतिक सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आएगी तो फिर मैं बताता हूं आप लोगों को क्या हो। अब मेरी बात पे आप गौर करें, गरीब में रहना कोई भगवान का अभिशाप नहीं है कि आप गरीबी में रहेंगे, मगर वो चाहते हैं कि आप इतने गरीबी में रहें कि आप इन सरकारों से सवाल ना कर पाए। क्योंकि जिस दिन आपके पेट मेरी बात पे गौर करना, गांव के तमाम लोग यहां मौजूद हैं। आप सोचिए अगर आपके पेट की आपको ये बात महसूस हो जाए कि आप पे 4 दिन का राशन है, तो क्या आप एक दिन आराम नहीं करोगे? बताओ, करोगे नहीं करोगे? और जब आपको पता है कि आपको तो कल को काम पे जाना पड़ेगा वरना राशन नहीं है, तो क्या आप परेशान होते भी, बीमार होते भी आराम कर पाओगे? तो ये इसलिए सिस्टम बनाया कि गरीब गरीब बना रहे हैं, वो सिर्फ रोटी की लड़ाई लड़ता है। और मैं ये कहता हूं कि अब ये बुराई, ये परेशानी के दिन खत्म होने चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं परेशानी के दिन खत्म हो जाए? कितने लोग चाहते हैं दोनों हाथ बना कर? देखिए, माननीय काशीराम साहब ये कहते थे
कि जिनका राज नहीं होता ना, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार भी होते हैं, उनके अधिकार भी छीने जाते हैं, उनको सताया भी जाता है, उनके साथ भेदभाव भी होता है और उनका जीवन इंसान होने के बाद भी गुलाम जैसा रहता है। और बाबा साहब ने कहा कि पोल्ट्री इज द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल देगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरी बात से बताइए, अगर सत्ता आपके हाथ में होगी तो क्या कोई आपको सता पाएगा? क्या कोई आपके साथ अन्याय कर पाएगा? क्या कोई आपका अधिकार छीन पाएगा? क्या कोई आपको अपमानित कर पाएगा? क्या आपके लिए नीतियां नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? और जब आपके लिए नीतियां बनेगी, क्या आपका विकास होगा नहीं होगा? देखिए, हमारी लड़ाई सबसे पहले खुद से है कि हमें तय करना है कि हम आने वाले कल में देश में किस तरह रहना चाहते हैं। मैंने तमाम तरह की परेशानियां देखी और मैं अपनी जाति जिंदगी से जुड़ी बात आपसे नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आप में से एक, जब आप मुझे देखना चाहते हैं ना, तो शीशे के सामने खड़े होकर हर गरीब आदमी अपने आप को देखे तो उनको चंद्रशेखर में अपने आप को दिखा देगा। क्योंकि मैं किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी नेता का बेटा नहीं, मैं आपकी तरह एक बाबा साहब के संविधान से जो आरक्षण का अधिकार मिला, उससे मेरे पिताजी को सरकारी नौकरी मिली और मैं प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका बेटा। और मैंने गरीबी देखी है और मैंने ये भी देखा है कि मेरे पिताजी ने अपनी टूटी चप्पल पहन के रखी, लेकिन मुझे पढ़ाया। और जब मुझे पढ़ा, अगर आज मैं बोल रहा हूं तो उस एजुकेशन की वजह से बोल रहा हूं। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से, कि ये सरकार, इन्होंने तो आपका एजुकेशन का बजट कम कर दिया है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपना मन मजबूत करें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएं। आने वाला कल आपका है, कल आपका राज आएगा, आपके लिए रोजगार भी होंगे, आपको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए जो संसाधन चाहिए वो भी मिलेंगे। हम लोगों ने साथ बढ़ा लिया, आपके आगे बढ़ने का रास्ता कैसे बनेगा, ये समाज कैसे तरक्की करेगा, इस समाज की हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, ये सारा रास्ता हमने तैयार कर लिया। अब जरूरत है तो मैं भी आर्मी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, याद करो, एक एक दिन वो याद करो, पिछले 5 साल में ना आपने धूप देखी, ना आपने बरसात देखी, ना आपने ठंड देखी, ना आपने गाड़ी की परवाह की, ना आपने तमाम तरह कोई और परेशानियां देखी, ना आपने दिन की परवाह करी, ना रात की परवाह करी। और जब भी मैंने कोई आदेश करा या आपने कोई शोषण होते देखा, तो आप तमाम परेशान के बीच लड़ने के लिए चले गए, उनको अधिकार दिलाने के लिए चले गए। जितनी मेहनत आपने पिछले 5 साल में की है, 1 साल और उतनी मेहनत अगर आप इस समाज को जगाने के लिए और मेरे द्वारा कही गई बात को अपने समाज के बीच ले जाने के लिए अगर आप संकल्प ले लो, तो 2022 में यहां गरीबों की सरकार बनेगी, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। देखो, ये जो लड़ाई है ना, ये अधिकारों की लड़ाई, ये सरकार जो फंसती है ना, जब कोई इसे अपना अधिकार मानता है तो ये धर्म की चादर ओढ़ लेती है, ये मजहब की चादर ओढ़ लेती है। हमारी लड़ाई देश में धर्म और मजहब की नहीं है, हमारी लड़ाई देश में अधिकारों की है। और वो उन लोगों के लिए जिन 90% गरीबों पे 10% पूंजीपति कब्जा करके बैठे हैं उनके अधिकारों पे। जब कोरोना काल में देश भूख से लड़ रहा, वो दिन याद है आपको, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, आपके गांव में लॉकडाउन लगा होगा, लगा था नहीं लगा था, जब हमारे लोग मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहे, किस किस तरह से भीम आर्मी के नौजवानों ने
अपने एक टाइम का भोजन का अपना पेट काट के अपने लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं। भूल गए बात को। वो समय याद करो कि कोरोना काल में जब कोई रोजगार का अवसर नहीं था, तब हमारे लोगों ने कितनी परेशानियां झेली। देश एक तरफ टूट रहा था, कमजोर हो रहा था, भूख से परेशान था, और पूंजीपतियों के शेयर जो है उनकी आमदनी बढ़ रही थी। ये जो सरकार है ना वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में, ये पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की सरकार है। और पूंजीपति अगर गरीबों के बारे में सोचते तो इस देश में ये बदहाली ना होती। जहां अमीर पहले भी थे, अमीर का कुत्ता भी बिस्कुट खाएगा और हमारा गरीब आदमी रोटी ना मिलने के कारण भूख से मर जाएगा। ये कैसी व्यवस्था है जब कहते हैं सबको बराबर का अधिकार है। मैं उत्तर प्रदेश के किराए की बात करूं तो रोज 2 या 3 महिलाओं का रेट एक जिले में हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी का डाटा, ये अखबारों का डाटा है। आप अपने जिले का अखबार उठाइए, आपको पता रहेगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि उनका अपमान करने का अधिकार किसी को किसने दिया? वो सत्ता के संघर्ष में पल रहे गुंडे, उनको ये नहीं पता कि कल सत्ता बदल जाएगी, और अगर सत्ता इन गरीबों के हाथ में आ गई फिर वो कहां जाएंगे? ये लोकतंत्र की धज्जियां जिस तरह सरकार उड़ा रही है, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि भाईचारा स्थापित करें। एक कमजोर वर्ग के लोगों में, इस देश के सोए समाज में वो भाईचारा पैदा करें और उनको उनकी वोट की वैल्यू को समझाएं कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें बिकने के लिए नहीं दिया है। वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है। और वो जो गुलामी इतने लंबे समय से हमारे लोगों को थोपी गई है, तुम नहीं चाहते कि गुलामी को काट दिया है? बताना चाहते हैं, नहीं चाहते उस गुलामी को खत्म करा जाए? इतनी हल्के आवाज में गुलामी खत्म नहीं होती है। यहाँ जो लोग हैं उनको पता लगना चाहिए कि नौजवान ये चाहता है कि वो देश में प्रदेश में अधिकार चाहता है, अपना हिस्सा चाहता है। बताओ, अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, नहीं चाहते हो? अभी भी मुझे आनंद नहीं आया। बताओ, चाहते हैं, नहीं चाहते हो? देखो, 2 ही रास्ते हैं। मान लो तो हाँ, और ठान लो तो जीत। और जीत के लिए क्या चाहिए? संकल्प, एकदम संकल्प कि मुझे कुछ करके दिखाना। सोचिए, जब कमरे के बाहर बैठने वाले बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति बन सकते हैं, तो क्या हम इस देश की सत्ता पर जाने नहीं हो सकते हैं? बाबा साहब तो अकेले थे, क्या आज भी हम लोग अकेले हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये बोतल देख रहे हो? देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कौन सी कंपनी की है? तुम खड़े हो, बीच में एक नौजवान जिसको टीका लगा हुआ, खड़े हो जाओ। कौन सी कंपनी के बताओ? एक्वाफिना है? लो पकड़ो, ये बताओ, जिनको जो तालाब से पानी ना पीने दिया जाता हो, आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से एक्वाफिना का पानी पी रहे हैं, पी रहे हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अब अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, सरकार बनाने की ताकत दे दी, तो क्यों हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पा रहे? क्या हम लोग कमजोर हैं? क्या हम लोग बिकाऊ हैं? क्या हमारा जमीन पर गया है? रोटी खाते हो नहीं खाते हो? देखो, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे मौका दें। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं जानता हूं जो भीम आर्मी के लोग यहां पर थे, नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। क्या मैंने तुमसे किया हो कभी कोई एक भी वादा पीछे छोड़ा है? क्या किसी मामले में कभी कोई निराश किया है? क्या कभी कोई ऐसी लड़ाई हुई है अधिकारों में जिसमें मैं पिछड़ गया हूं? क्या कभी कोई तुम्हारे जेल मुकदमों या किसी और पीछे धरा? तो मेरा कोई हक नहीं कर पाएगा? क्या मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या अगर मुझे मौका मिले
तुम्हारी जिंदगी में बदलाव होगा बताओ। अरे मुझे मौका मिलेगा तो तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जितने नौजवान शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। हमारे माता बहनों को सम्मान मिलेगा, उनको घर में रोजगार मिलेगा। जो नौजवान पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने की आजादी मिलेगी और उनके लिए उनके माता पिता को किसी से उधार साहूकार से लेना नहीं पड़ेगा। उसकी व्यवस्था सरकार करे। यहाँ 8.5 रुपए यूनिट बिजली, ये बताओ रोजगार एक साल में सरकार ने नहीं दिया। जब तक कोरोना का राज चला तो 8.5 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं और जो बिजली ना दे पाए गरीब उसको मुकदमा भी कर रहे हैं। सोने के तार में आते उत्तर प्रदेश में बिजली। तुम अपनी सरकार बनाओ, मैं तुम्हारी बिजली फ्री करूंगा, आप चिंता मत करो, मैं भी कर रहा हूं। ये जिन जरूरतों में तुम्हारी मेहनत की सारी कमाई खर्च होती है वो सारी जरूरतें मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम ये तय करोगे अगर इस प्रदेश में गरीबों का राज आएगा। बताओ तय करते हो नहीं करते हो? भेजो अपनी मुठिया से और करो वादा कि हम इस प्रदेश में जी जान लगा देंगे और एक एक दिन को आखिरी समझ के घर से निकल जाएंगे और एक एक व्यक्ति को जगा के जो है आजाद समाज पार्टी के लिए वोट की व्यवस्था मैंने बताओ करोगे नहीं करोगे? देखो सुनो, एक गलती बहुत बड़ी हो रही है। जब भी कोई ईमानदार से लड़ता है हमारे लोग उसका साथ नहीं देते। जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे तो हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। जब माननीय काशीराम साहब लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश के अलावा किसी प्रदेश ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन भीम आर्मी ने मुझे ताकत दी है कि चाहे यूपी हो या कर्नाटक हो, बिहार हो या बंगाल हो, जिस जिले में जाता हूं, जिस प्रदेश में जाता हूं, युवाओं की ऐसी फौज खड़ी होती है जो मेरे एक इशारे से कुछ भी करने को तैयार है। आपने जो मुझे नाम दिया, आपने जो मुझे पहचान दी, क्या मैं उस काम को अधूरा छोड़ दूं या मैं कुछ करूं? बता दो मुझे कुछ करके देखना चाहते नहीं चाहते हो? अच्छा तुम एक चीज का जवाब दो, पूरी ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बता। अगर मैं ताकतवर होऊंगा तो क्या तुम लोग कमजोर हो जाओगे? नहीं, झूठ में नहीं आता, सच बताओ। ताकतवर हो गए कमजोर? तो फिर तुम लोग ताकत मुझे देने के लिए क्यों तैयार नहीं? बताओ बताओ, तैयार हो नहीं हो? अगर तुम तैयार हो तो मैं वादा करता हूं कि आज के दिन पे जालौन के लोगों को गर्व हो और आपको गर्व होगा कि आपने ऐसे व्यक्ति को अपना नेता माना, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जिसको दुनिया में कोई नोट नहीं बना सकते। देखो जो लोग मेरी कामयाबी के लिए रोक सकते हैं, जो लोग मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, वो सिर्फ मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर सकते हैं। आप तमाम लोग गवाह हैं। क्या कभी आपने सुना कि किसी के आगे आपके भाई ने झुकाव महसूस किया? कभी आपके सम्मान को ठेस पहुंचने दी? तो देखो सामाजिक काम हमने लंबे समय तक किया। अब मैं सिर्फ राष्ट्रीय की व्यवस्था में आपको बताना चाहता हूं और मैं किससे चाहकर नहीं बता देना चाहता हूं। सोचे बाबा साहब अम्बेडकर संसद में ना गए और संविधान में भी पढ़ते थे, आपको अधिकार मिलते। देखो मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों के जीवन में बदलाव, उनको जमीन मिले, उनको नौकरी मिले, उनको मकान मिले, उनके तमाम व्यवस्थाएं, उनकी गरीबी दूर हो। लेकिन मेरे पास अभी कोई चाबी नहीं। अगर एक बार आप मुझे कलम की ताकत देंगे तो विश्वास कीजिए हर घर में जो होना वो चंद्रशेखर अपना मिल जाएगा। क्या ये जो सम्मानित बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी, क्या मेरा अधिकार नहीं बनता कि कुछ करके दिखाओ अपने लोगों के लिए? बताओ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो क्या मैं अपने लोगों पे
चलता है और सरकार में बैठे लोग उस पैसे का गबन कर जाते हैं तमाम तरह की योजनाएं कार्यों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा से का वो दूसरे जो देगा बाहर। आज की जो वर्तमान की सरकार है इन्होंने एजुकेशन का बजट 6% कम कर दिया है। बताइए आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहां बजाएंगे? बताइए। जितनी सरकारी कंपनियां हैं मोदी और उनके सहयोगी लोग ये सब लोग जो है बेच रहे हैं। अभी उन्होंने बजट में कहा कि 1,75,000 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए हम लोग 2 बैंक बेचेंगे, हम एक इंश्योरेंस कंपनी बेचेंगे, हम LIC बेचेंगे, हम रेलवे बेचेंगे। जब सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण बचेगा क्या? बताइए। और जब आरक्षण नहीं बचेगा तो जो लोग आज आपसे भेदभाव करते हैं क्या आपको अपनी बराबर कुर्सी बैठने देंगे? और जब आप इस देश में बराबरी का अधिकार नहीं पा पाओगे तो आप इस देश के मालिक कैसे बनेंगे? बताइए। देखिए एक नियम है प्राकृतिक कि मां भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोने लग जाता है। उससे पहले मां नहीं पिलाती दूध, उसको लगता है उसका पेट भरा हुआ है। अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, अपना हक नहीं मांगोगे तो आपको यहां पर कुछ नहीं देने वाला। ये बात आप जान लो। और अगर आप अपनी वोट का सही प्रयोग करो, एकजुट हो जाओगे, एकता दिखा के तमाम तरह की चीजों को भूल कर एकजुट होकर अपना मत करोगे और आप अपने बीच के व्यक्ति को अपना नेता बनाओगे तो बताओ कि आपकी जिंदगी में बदलाव होगा नहीं होगा? और जब आपकी जिंदगी आपके हाथ में सत्ता होगी तो आपको नौकरी मांगने के बावजूद बताइए किसी और के पास जाना पड़ेगा क्या? आपको मकान के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा क्या? तो ये जो तमाम तरह की जरूरतें आपके जीवन में है ये कलम से पूरी हो जाएगी कि नहीं बताइए। तो जो तमाम तरह की परेशानियां आपकी जिंदगी में थी उन परेशानियों के अंत होने का समय आ गया है, क्योंकि अब आपके बच्चों ने कमान चला ली है। मैं चाहता हूं जितने सम्मानित बुजुर्ग यहां बैठे हैं वो दोनों हाथ उठा के नौजवानों का आशीर्वाद दे और उनको ये कहें कि जाओ आगे बढ़ के और करो मेहनत और हम तुम्हारे साथ हैं। ये दोनों हाथ उठा के हमारे सम्मानित बुजुर्ग यहां बैठे हैं, ये नौजवानों को आशीर्वाद दे दे। दोनों हाथ उठाओ, एक नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये बताओ आपको अपने बच्चों के ऊपर भरोसा है या नहीं? अगर आपको भरोसा है तो ये बताओ इनके भरोसे में खरे उतरोगे या नहीं उतरोगे? ऐसा तो नहीं और गरीब का दर्द कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है गरीब का दर्द? शोषण कौन खत्म कर सकता है? जिसने शोषण सहा हो, जिसने शोषण देखा हो। गांव की समस्या कौन खत्म कर सकता है? जिसने गांव की समस्या देखी हो। अगर ये अरविंद भौतिक आगे बढ़ेगा तो बताओ इस क्षेत्र का विकास होगा नहीं होगा? बताओ। अगर ये आगे बढ़ेगा आपके अपने बीच का अपना बेटा तो क्या ये आपके लिए काम नहीं करेगा क्या? तो क्या इसको मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ। इसको मौका दो नहीं देगा? बताओ। तो फिर मैं गारंटी देता हूं कि ना बिकने वाला समाज और ना बिकने वाले नेता और ना बिकने वाला स्वाभिमानी नेतृत्व पैदा करने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद की है। आपका काम है कि सहयोग की भावना से जो है आप घर से निकल के काम करें। ये नौजवान यहां बैठे हैं, ये बताओ ये जो तमाम तरह की परेशानी की जिंदगी जीने से मुक्ति चाहते नहीं चाहते? दोनों हाथ उठाकर बताओ चाहते नहीं चाहते? ये नौजवान हाथ ऊपर नहीं रखते। अगर भीम आर्मी का नौजवान हाथ ऊपर नहीं रख सकता तो वो समाज की कानून सुरक्षा कैसे करेगा? बताइए। चलो नीचे करो, अब भरोसा हो गया तुम्हें। लेकिन एक चीज जान लो,
तमाम तरह की लड़ाइयां आप हो सकती हैं,